नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित होम साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। यदि आपका भी पेपर होम साइंस का है तो आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने होम साइंस से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आपके होम साइंस वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग हर एक प्रश्न को ध्यान से समझकर पढ़कर उसके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद आपको नहीं है तो आप लोग उस प्रश्न के उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला सवाल है बाबू, स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, इनमें से सभी। स्वच्छ जल कैसा होता है बताएंगे आप लोग। दोस्तों, जो स्वच्छ जल होता है वो होता है रंगहीन, उसका कोई रंग नहीं होता। दूसरा होता है गंधहीन और तीसरा है कीटाणु रहित। स्वच्छ जल कैसा होता है बाबू? स्वच्छ जल होता है रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित। इसका मतलब यह हुआ कि पहला का राइट आंसर क्या होगा? पहला का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी पहला का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है। इसमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए दंडनीय है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, खुले क्षेत्र में शौच करना, दूसरा है सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान, तीसरा है लाउड स्पीकर बजाना। इसमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए दंडनीय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, आप लोग इसे बिल्कुल भी सिलेक्ट मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि खुले क्षेत्र में शौच करना एक दंडनीय अपराध है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों लोग हैं जो कि आज भी खुले क्षेत्र में शौच करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोड पर या किसी के घर के सामने या बाजार में शौच करते हैं, ऐसा इसमें नहीं लिखा गया है। लिखा गया है खुले क्षेत्र में शौच करना। खुले क्षेत्र में शौच करना कोई भी अपराध नहीं है। जब अपराध नहीं है तो दोस्तों ये दंडनीय भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान, तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सार्वजनिक स्थल पर, यानी कि हर एक जगह ही, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, कोई दुकान हो गया, या दोस्तों सिनेमा घर हो गया, हर जगह पर ही जो लोग होते हैं वो धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो नशा करते हैं, वो दोस्तों धूम्रपान करते हैं, और धूम्रपान करने के लिए उन्हें कोई भी दंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में पूछा गया है बाबू, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। इन चारों में से कौन बाबू पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? फैक्ट्री के धुएं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग, ज़्यादा पेड़ लगाना, या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। पर्यावरण को देखिए, पर्यावरण जो हमारा प्रदूषित हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना होगा? फैक्ट्री के धुएं को नियंत्रित करना होगा, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग दोस्तों करना होगा, जिससे कि जो अशुद्ध गैसें हैं वो बिल्कुल भी हमारे वातावरण में ना फैल सके। ज़्यादा पेड़ लगाना होगा। ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होगा कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, और जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा का राइट आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तीसरा का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक है? बाहरी कारक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है बताएंगे।
4 का राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम या फिर बाहरी आघात। 4 का सही आंसर बोलेंगे बाबू। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो जीवाणु। राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जीवाणु ही खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 5 नंबर के सवाल में यदि आए बाबू, तो इसमें पूछा गया है कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह क्या करना चाहिए? कीटनाशक दवाई जो होते हैं दोस्तों, उनके कुप्रभाव को दूर करने के लिए हमें सामग्रियों को क्या करना चाहिए? जब आप खाने के लिए सब्जी लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं, या दोस्तों आप फल लेकर आते हैं, तो उसमें कई प्रकार की दवाइयाँ डाली रहती है। ठीक है, उसमें कई प्रकार की दवाइयों का छिड़काव रहता है जो कि कीटनाशक होती है। उन कीटनाशक दवाइयों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके सामने, धोना, रखना, पकाना या सजाना। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू आप लोगों का राइट आंसर धोना। ठीक है, देखिए आप सब्जी लेकर आए, आप फल लेकर आए, आप चावल लेकर आए, सबसे पहले आप लोग उसे धो लीजिए। चावल को भी बनाने से पहले धोया जाता है, सब्जी को भी बनाने से पहले धोया जाता है, फल को भी खाने से पहले धोया जाता है। धोकर ही दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कीटनाशक दवाइयों से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र हो जाते हैं। कीटनाशक दवाइयों का हमारे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कीटनाशक दवाइयों का जो असर है वो फल और साग सब्जियों पर से खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू? तो धोना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, आते हैं हम लोग 6 नंबर के सवाल में। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है बाबू, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। पाक यानी कि पकाना। ठीक है, पाक क्रिया से भोजन क्या हो जाता है? पाक क्रिया से जो भोजन है बाबू वो सुपाच्य हो जाता है, यानी कि उसका पाचन हमारे शरीर में अच्छे से हो पाता है। जब हम भोजन को पका देते हैं तो भोजन में जो भी अशुद्धियां होती हैं, जो भी उसमें जीवाणु होते हैं, या फिर जो भी दोस्तों उसमें गंदगी होती है भोजन में, वो पकने से क्या होता है? पकने से दोस्तों उसमें नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के कारण उनका कोई भी प्रभाव हमारे सेहत पर नहीं पड़ता, हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुपाच्य। और जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसका पाचन हमारे शरीर में अच्छे से हो पाता है। तो राइट आंसर होगा बाबू सुपाच्य। ठीक है, सुंदर तरीके से उसका पाचन हमारे शरीर में हो जाता है। किस क्रिया से? तो पाक क्रिया से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। आइए 7 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। सिरका होता है, सिरका क्या होता है? सिरका बताएंगे बाबू क्या होता है? सिरका होता है अम्लीय अभिकारक। क्या होता है? अम्लीय अभिकारक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी को पता है कि सिरका का जो अणुसूत्र होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, यानी कि रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, अणुसूत्र होता है CH3COOH। 7 से 8% की मात्रा को ही सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के 7 से 8% की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो सिरका कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 8 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्न में से किस वस्तु पर ISI मार्क लगाया जाता है? आप सभी को उस वस्तु का नाम बताना है बाबू जिस पर ISI मार्क लगाया जाता है। तो 8 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो पाउडर दूध। पाउडर दूध पर ही ISI मार्क लगाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद करते चलिएगा दोस्तों, जिस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है आप लोग उस प्रश्न के उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में आने वाले कुल जितने सारे प्रश्न हैं इसे आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। आइए 9 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ कौन है? जैम, जेली, अचार या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ जैम भी है, जेली भी है, अचार भी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 10 नंबर के यदि सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है? आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए।
खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, खाद्य पदार्थ का विषैला होना, खाद्य पदार्थ का दूषित होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बाबू खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है? खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। ऐसा नहीं है कि किसी आहार में, किसी भोजन में या फिर किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट किया गया है तो उसके खाने से हम डायरेक्ट मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उसकी जो क्वालिटी है, जो उसका गुण है, जो उसकी शुद्धता है, उसमें कमी आ जाती है। किसके कारण? तो मिलावट के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। विषैला होना बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां पर बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। आइए 11 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? कैल्शियम, लौह तत्व, या फिर आयोडीन, या फिर पोटेशियम। बाबू आप सभी जानते हैं कि नमक का अणु सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। यहाँ पर जो आप लोगों का खनिज होगा वो कौन होगा? यहाँ पर 11 के लिए, 11 के लिए होगा आयोडीन। ठीक है, नमक के लिए देखिए NaCl को ही क्या कहा जाता है? NaCl को ही आयोडीन कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, इसको आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए ही इसमें आयोडीन खनिज मिलाया जाता है, ताकि इसका जो गुण है वो काफ़ी बढ़ सके और हमें घेघा रोग से या फिर दोस्तों जो हमारे गर्दन में होने वाला जो रोग होता है उससे हमें सुरक्षा दिला सके, हमें बचा सके। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आयोडीन। ठीक है, जिसमें दोस्तों आयोडीन की कमी हो जाती है, देखते हैं उसके शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो आयोडीन की मात्रा किसमें मिलाया जाता है? तो नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाने से क्या होता है कि वो नमक आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 12 नंबर सवाल में पूछा गया है 1 गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? आप लोगों को ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा बतानी है दोस्तों 1 गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर 12 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 चाय चम्मच। 1 चाय चम्मच के बराबर, 1 चाय चम्मच के बराबर दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा डाली जाती है 1 गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को बाबू आप लोग याद रखना। ठीक है, 1 चाय चम्मच के बराबर ही ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है 1 गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए। 13 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें आप सभी से पूछा गया है निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। जोखिम कवरेज, ऋण सुविधा, कर लाभ, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। जब आप लोग जीवन बीमा करवाइएगा तो जीवन बीमा कराने के बाद आप लोगों को दोस्तों जोखिम कवरेज का भी लाभ मिल सकता है, ऋण सुविधा का भी लाभ मिल सकता है, कर लाभ का भी लाभ मिल सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर के सवाल में आते हैं बाबू। इसमें पूछा गया है धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? धन को, संपत्ति को, अपने आय को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए जी? तो सही आंसर 14 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसान विकास पत्र और दोस्तों बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, ये दोनों करना चाहिए। क्या करने के लिए? धन को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 15 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है कटे फटे चेक को क्या कहते हैं? कटे फटे चेक क्या कहलाता है? कटे फटे चेक जो है बाबू वो कहलाता है विकृत चेक। क्या कहलाता है? विकृत चेक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 16 नंबर के सवाल में है बाबू प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली का प्रतीक है। प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली का प्रतीक कौन सा रंग है? पीला, काला, हरा या सफेद? तो 16 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीला। प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली का प्रतीक पीला रंग है। तो सही आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है वनस्पति दाग धब्बों को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? वनस्पति दाग धब्बों को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया के द्वारा, बासिंग सोडा के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा? तो सही आंसर होगा दोस्तों अमोनिया के द्वारा। किसके द्वारा? अमोनिया के द्वारा। अमोनिया के द्वारा ही वनस्पति दाग धब्बों को हटाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। 18 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें पूछा गया है आप लोगों से कीड़े से बनने वाला रेशा है। कीड़े से बनने वाला रेशा का नाम क्या है? रेशम है, ऊन है, नॉयलन है, रेयॉन है, क्या है बाबू? तो यहाँ पर 18 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम। दोस्तों कीड़े से बनने वाला रेशा रेशम कहलाता है, क्योंकि रेशम के कीड़े से क्या बनता है? रेशम का धागा बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा।
19 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है गुणवत्ता कितने प्रकार की होती है। गुणवत्ता कितने प्रकार की होती है जी, तो सही आंसर होगा 3। गुणवत्ता दोस्तों 3 प्रकार की होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपने होम साइंस का अध्ययन अच्छे से किया है, होम साइंस वाले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर मेरे द्वारा बताने से पहले ही, मेरे द्वारा प्रश्न का उत्तर बताने से पहले ही आप लोग प्रश्न का उत्तर बता दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद है इतना, ठीक है। आइए 20 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है गुणवत्ता का चिन्ह क्या है। गुणवत्ता का चिन्ह क्या होता है बाबू, सोना होता है, बंधक होता है, अस्तर होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा इनमें से सभी। गुणवत्ता का चिन्ह सोना, बंधक, अस्तर, इनमें से सभी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 21 नंबर के सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है किसके लिए बाबू। सूखी धुलाई किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सूती वस्त्र के लिए, जूट के वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेशमी वस्त्र के लिए। सूखी धुलाई दोस्तों रेशमी वस्त्र के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 21 का। 22 नंबर सवाल में पूछा गया है ऊनी वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए। जो बाबू ऊनी वस्त्र होते हैं उन्हें कौन से पानी में धोना चाहिए। ठंडा पानी में, गर्म पानी में, या फिर गुनगुना पानी में, या फिर तीनों ही में हम धो सकते हैं ऊनी वस्त्र को। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा गुनगुना पानी में। जो ऊनी वस्त्र होते हैं उन्हें दोस्तों गुनगुना पानी में धोना चाहिए, ताकि ऊनी वस्त्र बिल्कुल भी खराब ना हो और ऊनी वस्त्र में जो गंदगी होता है वो भी अच्छे से साफ हो जाए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। 23 नंबर के अगर सवाल में है बाबू तो इसमें बोला गया है गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं। गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं। फर्नीचर, पर्दे, छोटे सजावटी सामान, या फिर इनमें से सभी। तो सही आंसर 23 का होगा यहाँ पर इनमें से सभी। गृह सज्जा के मुख्य साधन बाबू आपके फर्नीचर भी हो जाएंगे, पर्दे भी हो जाएंगे। देखिए गृह सज्जा का मतलब क्या हुआ, घर को सजाने वाला। गृह सज्जा का मतलब घर को सजाने वाला। तो बाबू देखिए घर का जो सजावट है वो फर्नीचर से भी होता है, पर्दे से भी होता है, और छोटे मोटे सजावटी सामान से भी होता है। और ये सभी सामान आपके घर में होगा, हर एक घर में ये होगा, ठीक है। ये कंपलसरी है, फर्नीचर, पर्दे और छोटे मोटे जो भी सामान होते हैं वो हर घर में मिल जाएंगे, ठीक है। इन्हीं से हमारा जो घर होता है वो सजावट जैसा दिखाई देता है, मतलब सजा हुआ दिखाई देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, हमारा घर सुंदर दिखाई देता है। आते हैं 24 नंबर के सवाल में। पूछा गया है नामी युक्त वस्त्रों पर, नामी युक्त जो वस्त्र होते हैं उन पर किस चीज के दाग लग जाते हैं। किस चीज के दाग लग जाते हैं जी। फफूंदी के, खमीर के, या फिर इन दोनों के, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो राइट आंसर होगा फफूंदी के। नामी युक्त वाले जो वस्त्र होते हैं उस पर फफूंद के दाग लग जाते हैं। किसके, फफूंद के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आते हैं 25 नंबर के सवाल में। पूछा गया आप लोगों से इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा समझाना जी साझा किया जाना चाहिए। आप लोगों को बाबू उस घरेलू कार्य का नाम बताना है जिसे पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, उपयुक्त सभी। दोस्तों मुझे तो लगता है ये सभी होगा, ठीक है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर दोस्तों पति पत्नी मिलकर, यानी कि देखिए पत्नी बीमार है या पत्नी को कोई काम है, या पत्नी दोस्तों हो सकता है किसी काम में व्यस्त है, तो ऐसा पति को नहीं सोचना चाहिए कि कपड़ा पत्नी धोएगी तो पत्नी ही धोएगी, हम क्यों कपड़ा धोए, हम तो मर्द है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर पत्नी किसी काम में व्यस्त है, या काम करने का मन नहीं है, बीमार है, या फिर किसी काम में व्यस्त है, तो दोस्तों पति को क्या करना चाहिए, कपड़ा धो देना चाहिए। अगर इसी प्रकार से हम बात करें खाना बनाने का, तो खाना भी बना देना चाहिए। अगर पति पत्नी साथ में मिलकर कपड़े धोएंगे, खाना बनाएंगे, बर्तन धोएंगे, तो उन दोनों के बीच प्यार भी बना रहेगा और साथ ही काम भी आसानी से हो पाएगा और दोनों को पता भी नहीं चलेगा कि काम कब हो गया। तो ऐसे ही क्या होता है, गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखीपूर्वक व्यतीत होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर 25 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम तो भाई अपना पत्नी का बर्तन धोएंगे, गारंटी है। 26 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला गया है
भारत सरकार ने लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की है? भारत सरकार ने बाबू लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, जो दोस्तों जैसे कि मानकर चलते हैं जो लघु उद्योग छोटे मोटे पूंजी वाले जो भी उद्योग होते हैं, उनको सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की है भारत सरकार ने? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर क्या होगा? लघु उद्योग सेवा संस्थान, बृहद उद्योग सेवा संस्थान, निजी उद्योग सेवा संस्थान, या फिर इनमें से सभी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर होगा लघु उद्योग सेवा संस्थान। लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए हमारे भारत सरकार ने लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस संस्थान से जो उद्योग चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको काफी लाभ मिल सकता है। ठीक है, यानी उनको आर्थिक सहायता मिल सकता है जिससे कि वो अपने उद्योग को खड़ा कर सकते हैं, उद्योग को चला सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बात करते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? सावधि जमा, जीवन बीमा, पब्लिक भविष्य निधि, या फिर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट नहीं देता है जी? तो सही आंसर 27 के यहाँ पर हो जाएगा सावधि जमा। क्या होगा? सावधि जमा। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह निवेश आयकर में बिल्कुल भी छूट नहीं देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 28 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया? देखिए यहाँ पर ईस्वी बता दिया गया है, आप लोगों को केवल तिथि बताना है, तिथि। ठीक है, जैसे कि 10 मई की 15 अप्रैल मैंने कब लागू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर 1986 है ना, तो यहाँ पर तो दिया है कब लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया? यहाँ पर लागू देखिए बना था 1986 में, बना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बाबू 1986 ईस्वी को बना था और लागू किया गया था 15 अप्रैल 1987 को। कब? 15 अप्रैल 1987 को। 28 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 29 नंबर के सवाल में पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, या फिर इनमें से सभी। तो 29 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दोस्तों चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और साथ ही सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। 30 नंबर सवाल में पूछा गया है लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? लाल को और पीले रंग को जब मिला दिया जाएगा तो कौन सा रंग नया बनेगा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा नारंगी। क्या बनेगा? नारंगी। तो सही आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी रंग को कहेंगे संपूरक रंग। क्या कहेंगे? संपूरक रंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर के सवाल में पूछा गया है कौन सी रेखा लंबाई की आभासी होती है? कौन सी रेखा लंबाई की आभासी होती है? तो खड़ी रेखा। यहाँ पर 31 का राइट आंसर होगा खड़ी रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा खड़ी रेखा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? जो द्वितीयक रंग है बाबू वो कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? तो दोस्तों दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से ही द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 32 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 33 नंबर के सवाल में पूछा गया है परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? मरम्मत की, आयरन करने की, धब्बे छुड़ाने की, या फिर हवा देने की? किसकी बाबू किसकी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा आयरन करने की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 34 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है आप लोगों से निम्न में सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है? निम्नलिखित में से सूती तंतुओं की कौन सी विशेषता है जी? गरम, सोखने की अच्छी क्षमता, लचकदार, या फिर आसानी से रंगाई। तो 34 का करेक्ट जवाब होगा हमारे पास आसानी से रंगाई। जो सूती तंतुओं वाले जो दोस्तों वस्त्र होते हैं उनकी रंगाई आसानी से हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। ठीक है, यहाँ पर 35 नंबर के सवाल में है जंग का धब्बा क्या है? जंग का धब्बा क्या है? प्राणिज धब्बा, चिकनाई युक्त धब्बा, खनिज धब्बा, या फिर वानस्पतिक धब्बा? जंग का धब्बा क्या है? जंग का धब्बा दोस्तों एक प्रकार का हो जाएगा आप लोगों का क्या? तो हो जाएगा खनिज धब्बा। जंग का धब्बा एक प्रकार का खनिज धब्बा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
यहाँ पर 36 नंबर के सवाल में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है। आप लोग उस बीमारी का नाम बताएंगे जो कि वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो देखिए बाबू, बताइए कि किस बीमारी को, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कौन सा बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है। मधुमेह, अस्थमा, मलेरिया या पेचिस। तो 36 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा अस्थमा। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली जो बीमारी है बाबू वो है अस्थमा, जिसको दामा भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इंसान को। 37 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन शुद्ध जल है जी। शुद्ध जल कौन है, कुएं का कि समुद्र का कि वर्षा का कि नदी का, बताएंगे शुद्ध जल कौन है। यहाँ पर राइट आंसर 37 का क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर से आंसर होगा वर्षा का। शुद्ध जल है वर्षा का जल, तो 37 का राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया आप लोगों से, एग मार्क का पूरा नाम क्या है। एग मार्क का पूरा नाम क्या होता है। एग मार्क का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग से होगा बाबू एग्रीकल्चर और मार्क से होगा मार्केटिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर 38 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 38 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल में पूछा गया आप लोगों से, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है। आप लोग बताएंगे कि इन चारों में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है। निर्जलीकरण, गहरी हिमीकरण, पाश्चुरीकरण या फिर खमीरीकरण। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा निर्जलीकरण। निर्जलीकरण ही बाबू खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर के सवाल में चलें तो इसमें पूछा गया है, प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप सभी को उस दिवस का नाम बताना है। तो 40 का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बाबू क्या, तो विश्व बचत दिवस। विश्व बचत दिवस ही प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए 41 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, ताकि पॉइंट में मत होके। ठीक है, बताएंगे आप लोग 41 का राइट आंसर। 41 का आंसर क्या होगा, कम से कम 10 मीटर। ठीक है, आसानी से पानी मिल जाए, पानी के स्रोत जहाँ से पानी की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम से कम 10 मीटर। अब तो ऐसा आ गया है ना कि लोग क्या कर रहे हैं कि शौचालय में ही नल लगवा दे रहे हैं, बिल्कुल भी दूर जाना ही नहीं है। बस बैठिए आराम से, पहले बैठ जाइए ना, आराम से पहले हल्का हो जाइए और उसके बाद नल खोलिए। मतलब बाल्टी भरते भरते आप हल्का हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप स्वस्थ करके अपना फ्रेश होकर अपना आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही आंसर होगा 41 का क्या, तो 41 का हो जाएगा कम से कम 10 मीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 42 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्न में कौन भोजन खराब होने का कारण होता है। भोजन खराब होने का कारण है सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव के कारण ही बाबू जो भोजन होता है वो खराब हो जाता है। सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान। यहाँ पर बाबू हवा भी हो जाएगा, तापमान भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा जी। सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान, इन तीनों के कारण ही भोजन खराब हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर कभी दोस्तों ज़्यादा गर्मी अगर पड़ने लगती है तो ज़्यादा गर्मी के कारण भी जो भोजन होता है वो खराब हो जाता है। तापमान के कारण, हवा, अगर दोस्तों हवा के कारण मानकर चलते हैं हवा के कारण भोजन पर दोस्तों अगर बहुत सारा गर्दा आ जाता है, बहुत सारा धूल कण आ जाता है, तो भी भोजन खराब हो जाता है। तो 42 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 43 नंबर सवाल है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। बाहरी कारक नहीं है तो जीवाणु ना जी। खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक कौन नहीं है, तो जीवाणु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवाणु। मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है। ठीक है, अभी भी बताया है। 44 नंबर सवाल है, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है। आंतरिक सजावट बाबू बैठक कक्ष में, शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में या फिर इन सभी कक्षों में की जाती है। कहाँ पर की जाती है बताएंगे, तो यहाँ पर 44 का आंसर होगा हमारा सभी में की जाती है। बैठक कक्ष, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, हर जगह ही आंतरिक सजावट की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, जहाँ पर बैठने वाला कक्ष है वहाँ पर भी लोग सजावट करते हैं। ठीक है, सोने वाला कक्ष है यानी कि जो बेडरूम है वहाँ पर भी लोग सजावट करते हैं। सजावट करने मतलब अपना फोटो लगाते हैं, बहुत प्रकार के दोस्तों फूल लगा देते हैं, टीवी लगा देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे। ठीक है, भोजन कक्ष में क्या करते हैं कि वहां पर भोजन बोल रहे हैं, बर्तन को रखने के लिए बहुत प्रकार के वहां पर वस्तु लगा देते हैं। बहुत प्रकार के दोस्तों ऐसी वस्तु लगा देते हैं जहां पर बर्तन को अच्छे से रखा जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है।
जो बैंक का पासबुक होता है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है जी? खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते में शेष राशि, इनमें से सभी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। खाता धारक का विवरण भी बैंक के पासबुक से मिल जाता है, लेन देन का विवरण भी बैंक के पासबुक से मिल जाता है, और साथ ही साथ खाते में कितना राशि शेष है उसकी भी पूरी जानकारी बैंक के पासबुक से मिल जाती है। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 46 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है एक नवजात के लिए, यानी कि जो अभी भी पैदा हुआ है उसके लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। यानी कि आप लोगों को उस टीका का नाम बताना है बाबू जिसे 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को नहीं दिया जाता है, उस नवजात बच्चे को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। टीका का नाम आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा टीका का बाबू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला, डीटीपी वाला। डीटीपी, डी का मतलब होगा डिप्थीरिया, टी का मतलब होगा टिटनस, और पी का मतलब होगा पर्ट्यूसिस। यही टीका 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 47 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? आप लोग बताएंगे। जब भी कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो उसकी जांच कैसे की जाती है, कि कैसे पता चलता है कि वो पेट से है? ठीक है, बताएंगे आप लोग। उल्टी का कहना है यहाँ पर जांच है, ये ना कि कोई महिला उल्टी कर दी तो आप लोग बोलना कि वो पेट से है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो देखिए वो एक प्राचीन परंपरा है। जो सास होती हैं वो मतलब जैसे कोई नहीं होता है, कोई लेडीज जिसका शादी ब्याह हो गया, उसकी बहू हो गई, अगर वो उल्टी कर रही है तो सास को पता चलता है, ससुर को पता चलता है कि हाँ वो गर्भावस्था वाली है। लेकिन आज इस आधुनिक समय की अगर हम बात करें, साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें, तो गर्भावस्था का जो परीक्षण होता है, जो जाँच होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग बताएंगे। मूत्र के द्वारा, रक्त के द्वारा, वजन के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा? तो 47 का यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा मूत्र के द्वारा, ठीक है। यानी कि यूरिन जांच के द्वारा ही पता चलता है कि जो महिला है, जो स्त्री है, वो पेट से है, यानी कि गर्भावस्था में है या फिर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन में। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण? अंडाणु का। यहाँ पर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु और फिर वृषण, वृषण से शुक्राणु, शुक्राणु जब दोनों मिलते हैं तब जाकर क्या होता है? निषेचन, और निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज, और आगे क्रिया बाद में बताएंगे। 49 नंबर में आते हैं। इसमें पूछा गया है क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? आप सभी को उस टीका का नाम बताना है जिसकी सहायता से लोग क्षय रोग से बच सकते हैं। तो 49 का सही आंसर क्या होगा बाबू? 49 का सही आंसर होगा BCG टीका। क्या? BCG टीका। BCG टीका की सहायता से हम क्षय रोग से बच सकते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल रंगहीन ए हो। यहाँ पर जो जल है वो रिपीट हो चुका है ना, ये तो क्वेश्चन आया है ना जी 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन शुरू में आया था। शुद्ध जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन भी होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है जी? भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर जल प्रदूषण? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बाबू भूमि प्रदूषण। जो प्लास्टिक होता है वो भूमि में ही सड़ने लग जाता है, और सड़ने में बहुत ही लंबा समय लगता है। प्लास्टिक जल्दी सड़ता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भूमि होता है वो प्रदूषित होता है। भूमि से उपजने वाले जो अनाज होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी उपज के माध्यम से बिल्कुल भी पैदा नहीं हो पाते हैं। अनाज की जो उपज है वो भूमि से अच्छा नहीं हो पाता है। अनाज का पैदावार बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 52 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो कि कोशिका है, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है? कोशिका की रचना किसके द्वारा होती है बाबू? तो 52 के लिए राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्रोटीन। देखिए प्रोटीन की सहायता से कोशिका की रचना होती है और कोशिकाओं की सहायता से ऊतक की रचना होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ठीक है। देखते हैं किसी का शरीर अगर नहीं बढ़ता है, कोई कमजोर रहता है, दुबला रहता है, पतला रहता है, तो लोग ना बोलते क्या है रे प्रोटीन के खातर है, प्रोटीन खो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
53 नंबर के सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो 53 का आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया फैलता है मच्छर के द्वारा, वायु के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। वो भी कौन सा मच्छर? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर हम कंफ्यूज है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है जी, डेंगू होता है, मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया अलग चीज़ है, डेंगू अलग चीज़ है। लेकिन हाँ ये तो कन्फर्म है बाबू कि मलेरिया जो रोग है वो बिल्कुल भी वायु द्वारा नहीं फैलता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। 54 नंबर के सवाल में आते हैं, MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? लगवा मत लेना, ठीक है, खाली समझिएगा। MMR वाला जो टीका है उससे किन रोगों का बचाव होता है आप लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए 54 के लिए आपका सही आंसर होगा खासरा, गलसुआ, रुबेला। ये तो कोनो रोग है नहीं क्या हमारा? कहा जाए नहीं तो रोग नया सुन रहे हैं। खासरा, गलसुआ, गलसुआ में क्या गल सूज जाता है जी, गलवा सूज जाता है। रुबेला, रुबेला में क्या होता है? इंसान रोता है। पता ना कौन कौन रोग पैदा है जी। यहाँ पर MMR टीके से किन किन रोगों का बचाव होता है? बहुत खतरनाक टीका है। इसमें रोग है खसरा, गलसुआ, रुबेला। इन तीनों रोगों से बचाव होता है। किस टीके से? तो MMR टीके से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक रोग है। चलते हैं आगे, इस सब रोग से बच के रहो भैया। 55 नंबर के सवाल में है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। जो बच्चे पेचिश से पीड़ित होते हैं, पेचिश से, उन्हें क्या देना चाहिए? उन्हें बाबू देना चाहिए नमक एवं चीनी युक्त घोल। क्या देना चाहिए? नमक एवं चीनी युक्त घोल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 56 नंबर के सवाल में है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? आप लोगों को उस रोग का नाम बताना है जिससे बचाने के लिए बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी वाले रोग से बचाने के लिए ही बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है ताकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी आंधर ना हो सके। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 57 नंबर के सवाल में बोला गया है, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन बाबू खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? तो यहाँ पर सभी होगा, जी मचलना, उल्टी, दस्त। जब आप लोग खाना खराब खा लीजिएगा, जब आप लोग प्रदूषित खाना खा लीजिएगा तो ये तीनों बीमारी हो सकता है। दस्त भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है, जी मचल भी सकता है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, 58 नंबर सवाल में है, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, मूल आवश्यकता मनोरंजन। एक और बिना इंसान जी सकेला, लेकिन आज के आधुनिक समय में बाबू मनोरंजन के बिना इंसान बिल्कुल भी जी नहीं पा रहा है। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मानव की मूल आवश्यकता है भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी दो और दोस्तों आवश्यकताएं हैं। कौन कौन? तो शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मनोरंजन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं 59 नंबर के सवाल में बाबू, इसमें पूछा गया है, निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है? निम्नलिखित में से शारीरिक न्यूनता कौन है? नवजात कुरूपता, उपार्जित दोष, श्रवण शक्ति या फिर चेचक। कौन है जी बाबू? 59 का राइट आंसर, 59 का राइट आंसर होगा श्रवण शक्ति। निम्न में शारीरिक न्यूनता है श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति। ठीक है, सुनने की शक्ति। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 नंबर सवाल में को गोबा मदे 70 गोबा ना जी। 60 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है? तो 60 का हमारे पास आंसर होगा 9 प्रकार का। 9 प्रकार का होता है पागल। ठीक है, जो मानसिक संतुलन से बिगड़े हुए जो इंसान होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 9 प्रकार का मानसिक संतुलन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। 61 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया आप लोगों से, निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? यहाँ पर आप लोग बताएंगे बाबू, इनमें से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है? बच्चे का जन्म क्रम, माता पिता के संबंध, दोस्तों से संबंध या फिर भाई बहनों से संबंध। तो सही आंसर होगा दोस्तों से संबंध। निम्न में से बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन बिल्कुल भी दोस्तों से संबंध वाला नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर के सवाल में। 62 नंबर सवाल है, प्राकृतिक असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता क्या होती है? तो प्राकृतिक असमर्थता हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों, वो जन्म से होती है, जन्म से। प्राकृतिक असमर्थता होती है जन्म से। ठीक है, अगर जन्म से कोई लंगड़ा हो, लूल हो या बहरा हो, अंधा हो तो दोस्तों क्या कर सकते हो? प्राकृतिक असमर्थता है, यानी कि जन्म से ही वो बेचारा ऐसा है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है,
यहाँ पर 63 नंबर के सवाल में है जिसमें पूछा गया है बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए कैसा जी। बच्चों के स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए बताएंगे आप लोग। आज नहीं तो कल आप लोग भी बच्चे वाली बनिए जाइएगा, ठीक है, माँ बनिए जाइएगा। बताएंगे आप लोग बच्चों के स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए। 63 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, संतुलित होना चाहिए जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तक खराब ना हो, ऐसा होना चाहिए। और तीसरा प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, यानी एक एक खाना डेली ना, खाना बदल बदल के। तो ये सब आप लोगों को पता होगा, ऐसा बात नहीं है। इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 63 का बिल्कुल सही आंसर होगा। लड़कियां इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, लड़कियों को इतना सब कुछ पता है। 64 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाप रे बाप, बताइए जल्दी जल्दी, ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा नींबू। नींबू ये तो हम खाइबे ना करी ना, लेकिन खाएंगे अब से। विटामिन सी नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, ठीक है। नींबू का अचार खाना चाहिए, ठीक है, खाना पर। 65 नंबर के सवाल में है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देख लीजिए, विटामिन सी ना लेने की वजह से कौन सी बीमारी होती है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। बताएंगे कौन सा बीमारी होता है जी, तो स्कर्वी। कौन सा बीमारी, स्कर्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। 66 नंबर के सवाल में है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग, गलवे फूल जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें बाबू पूछा गया है आप लोगों से कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल जो रूप है वो हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोनो नहीं होगा, ना एमिनो एसिड, ना ग्लूकोज, ना वसीय अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 68 नंबर सवाल में है विटामिन सी निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है। इन चारों में से किस में बाबू विटामिन सी पाया जाता है, तो सही आंसर 68 का यहाँ पर हो जाएगा आंवला, क्योंकि नींबू का बड़ा रूप ही आंवला होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 69 नंबर के सवाल में। बाबू नींबू आंवला अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही दोस्तों देखिए, दोनों ही में एक ही अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी और आंवला में भी। नींबू में पाया जाता है एसिटिक अम्ल और आंवला में पाया जाता है स्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और नींबू में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक नहीं, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर राइट आंसर आंवला होगा जी, आंवला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आंवला में। 69 नंबर के सवाल में है मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाले का प्रतीक है। मैत्रीपूर्ण हर्षित शांति देने वाले का प्रतीक जो रंग है वो कौन है, तो सही आंसर होगा हरा, हरा, ठीक है। हरा जो रंग है बाबू वो मैत्रीपूर्ण यानी कि दोस्तीपूर्ण, हर्षित यानी कि खुशीपूर्वक, शांति देने वाला प्रतीक कौन है, तो हरा। दोस्तों जब हमारा खेत, जब हमारे देश का जो खेत है जब वो हरियाली से भर जाता है तो हमारे किसानों को काफ़ी शांति मिलता है, काफ़ी खुशी मिलता है, और किसान एक दूसरे के साथ गले मिलकर क्या करते हैं, अपने खुशी को एक दूसरे से साझा करते हैं। तो सही आंसर होगा हरा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 70 नंबर के सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है किसमें। बताएंगे बाबू रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किसमें होता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है किसमें, प्रशीतन में, किण्वन में, निर्जलीकरण में, कौनों में नहीं जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के होम साइंस से संबंधित टोटल 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। मुझे उम्मीद है बाबू कि आप सभी को आज का यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आज का यह क्लास अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला है तो आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा, वीडियो को लाइक किए हुए बिल्कुल भी आप लोग नहीं जाइएगा। अगर दोस्तों आपने 70 में से जितने भी प्रश्नों का जवाब दिया होगा तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए मेरे तरफ से खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों के लिए पूरी तैयारी करवा दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम बिल्कुल भी खराब ना जाए, आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर कर सके, बहुत ही अच्छा कर सके। अपने तरफ से आप लोग पूरा दोस्तों तैयारी कीजिएगा, पूरा दोस्तों अपना 100% दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल भी खराब ना जा सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।